हेलो एवरीवन। बेटा ये आज की वीडियो से हम नया लेसन शुरू कर रहे हैं, लेसन नंबर 7, जिसका नाम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे CSR। और काफ़ी जगह मॉड्यूल में भी आपको ये टर्म शॉर्टकट में यूज़ किया है, CSR। बेटा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही एक जनरल टर्म है, जनरल वर्ड से। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी, सोशल का मतलब होता है सोसाइटी की तरफ जो चीजें होती हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। सोसाइटी की तरफ कॉर्पोरेट की क्या जिम्मेदारी है वो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। कंपनीज एक्ट में ये चैप्टर क्यों डाला, लाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है? मेरा ये कहना है कंपनीज एक्ट में ये चीज 2000 कंपनीज एक्ट 2013 में आई है। कंपनीज एक्ट 2013 से पहले ये चीज कंपनीज एक्ट में नहीं थी। इंडिया से पहले काफी मल्टीपल कंट्रीज है, US, UK, इटली, चाइना, एवरी ऑलमोस्ट ऑल दी कंट्रीज ये CSR को ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुकी है। हम काफी बाद में है जो CSR को हम अडॉप्ट करते हैं। और मैं आपको देखो कि लीगली कंपनीज एक्ट में CSR तो बाद में आया, लेकिन हम इंडियंस के जो एक जेनेटिक फैक्टर होता है, या हमारी आप उसे भावना कहें या कुछ भी कहें, कि हमारे अंदर CSR नाम की चीज तो स्टार्टिंग से ही है। आप देख रहे हैं कि इंडिया के लोग कितने स्पिरिचुअल होते हैं। वो मुस्लिम है तो मुस्लिम्स मतलब उनके धर्म के प्रति ज्यादा है, जैन है तो जैन के प्रति, हिंदू है तो हिंदू, कोई राम भगवान को मानता है तो उनके प्रति ज्यादा डेडिकेटेड है, ज्यादा डिवोशन है उनका, उनके प्रति काफी स्पिरिचुअल है, रिलीजियस लोग होते हैं। काफी दान देते हैं बिना किसी भाव के कि कुछ उन्हें रिटर्न मिल रहा है। वो मंदिरों में, मस्जिदों में लोगों को कुछ फ्री खिला के। सिख का आप धर्म देखोगे, उनके धर्म में तो स्टार्टिंग से ही उन्हें सिखाया जाता है कि आपको अपनी कमाई का 10% हिस्सा हमेशा दूसरों की भलाई के लिए खर्च करना। आप देखोगे गुरुद्वारे में कभी भी, आप देखोगे कभी भी, एनी टाइम यू सी, गुरुद्वारा में कभी भी आप चले जाओ, आप भूखे पेट कभी नहीं आओगे। किसी भी टाइम आप जाओगे आपको वो खाना खिला देंगे। मैंने खुद पर्सनली देखा है बैंगलोर के गुरुद्वारे में, रात को 1 बजे 2 बजे भी लोग गए तो उनको भी वहां के जो सेवा करने वाले लोग होते हैं वो जग के। अच्छा, वहां कोई नौकर काम करने वाला नहीं होता है। वहां जो लोकल लोग होते हैं खुद से, जैसे मैं जाऊंगा तो मैं वॉलंटरी कुछ सर्व करने लगूंगा। वॉलंटरी लोग बर्तन मांज रहे हैं, कुछ खाना बना रहे हैं, खाना पका रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। इस तरीके की चीजें उनके धर्म में ऐसा चलती है। आप देखेंगे अक्षय कुमार को जानते हैं आप, वो हमेशा कितना डोनेट करता है। वो आर्मी के लोगों के लिए डोनेट करता है, वो गरीबों के लिए डोनेट करता है। मुंबई में जो स्लम एरियाज है वहां के लोगों के लिए वो हमेशा डोनेशन करता है। अभी भी प्राइम मिनिस्टर जो रिलीफ PF केयर फंड है, सबसे पहले किसी बॉलीवुड एक्टर ने यदि पैसे कंट्रीब्यूट किए तो वो अक्षय कुमार ने किए, वो सिख के। तो उनके धर्म में उन्हें स्टार्टिंग से ही सिखाया जाता है। हर धर्म में यही सिखाया जाता है कि आप दूसरों के प्रति सामान्य भाव और भलाई कैसे रख सकते हो। देखिए, इस चैप्टर का इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ, एक मन में इसको इंटेंशनली समझने के लिए कि ये क्या इस चैप्टर में लिखा हुआ है, हम इन बातों का डिस्कशन कर रहे हैं। बेटा हम क्या करेंगे, हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों टर्म को अलग अलग करेंगे और फिर तीनों टर्म्स को मर्ज करके पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉर्पोरेट, ये हम अलग रख रहे हैं, कंपनीज के बारे में बात करता है, इसमें ज्यादा कुछ भी समझने के लिए नहीं है। कॉर्पोरेट में LLP भी आती है, कॉर्पोरेट्स में कंपनी भी आती है, बट हम LLP के बारे में बात बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं तो कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टर्मिनोलॉजी हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे, ये सिर्फ कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। क्या सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है? नहीं। क्या सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? नहीं। किसके ऊपर एप्लीकेबल है, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये पढ़ेंगे हम। अच्छा, जिसके ऊपर एप्लीकेबल है वो करेगा क्या? चलो ठीक है, उसके ऊपर CSR के प्रोविजन एप्लीकेबल है, लेकिन करेगा क्या? क्या लोगों को फ्री फूड सप्लाई करेगा? क्या कोई एक्टिविटीज करेगा? क्या कोई स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करेगा? क्या कोई टूर्नामेंट कर देगा? क्या इसे ही CSR बोला जाएगा? क्या इसको ही करना CSR बोलते हैं? क्या क्या प्लांटेशन का काम करना CSR होता है? क्या बड़ा सा फिल्म स्टार के लिए एक इवेंट लॉन्च कर देना CSR होता है? क्या एक बड़ी सी पार्टी कर देना CSR होता है? क्या CSR है क्या नहीं, ये इस चैप्टर के अंदर होगा। कितना खर्च करना है? क्या पूरे जितना कमाए सारा CSR में दे दे, बिल्कुल दान कर दे पूरा? कितना, इसके ऊपर भी लिमिट। कब तक खर्च करना है? एक बार एप्लीकेबल हुआ तो क्या जीवन भर खर्च करना है, या एक बार एप्लीकेबल हुआ, जिस बार एप्लीकेबल हुआ उसी बार खर्च करना है? इस तरीके से ये प्रोविजन हम यहाँ पे
पढ़ने वाले हैं क्या खर्च करना सीएसआर माना जाएगा, क्या खर्च करना सीएसआर नहीं माना जाएगा। आपने ये खर्च किया, ये सीएसआर नहीं था, आपने गलती की। पहले क्या हुआ करता था बेटा, ये जो सीएसआर के प्रोविजन हमारे कंपनीज एक्ट में है ना, तो लोग क्या करते थे, सीएसआर उनके ऊपर एप्लीकेबल होता था, वो खर्च करते थे, और कोई लोग खर्च नहीं करते थे और वो ये रीजन देते थे कि वो खर्च नहीं कर पाए, वो इस रीजन से खर्च नहीं कर पाए और इस रीजन से खर्च नहीं पाए। दे जस्ट गिव द रीजन एंड लेट द गो कि भाई बस चले गए, रीजन देके चले गए, क्योंकि कोई पेनल्टी नहीं थी, कोई पनिशमेंट नहीं थी। एनसीएलटी अहमदाबाद ने प्राइवेट कंपनीज के ऊपर, जिसके ऊपर सीएसआर के प्रोविजन एप्लीकेबल थे, ये सीएसआर मनी स्पेंड ना करने पे जो लीगल रीजन दिए, उन रीजन को एनालिसिस किया गया। एनालिसिस करने के बाद एनसीएलटी ने डिसीजन दिया, हर डायरेक्टर वुड बी पर्सनली लायबल टू पे दी पेनल्टी, टू पे दी फाइन। डायरेक्टर पर्सनली लायबल होंगे, उन्हें ये फाइन कंपनी के पैसों से नहीं, अपनी खुद की पॉकेट से, पर्सनल पैसों से देना पड़ेगा। और जब खुद से कोई पैसा देता है ना, तो उसको यहां पे लगता है, सीने में जरा सी चुभता है उसको कि मेरा पर्सनल पैसा खर्च हो रहा है। ऐसे केस में जब पर्सनली इनको लायबल माना जाएगा ना, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ऑप्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे। ये प्रोविजन तो मैंडेटरी था, लेकिन प्रोविजन इस तरीके से स्टार्टिंग में ड्राफ्ट किया गया था कि इसके पीछे यदि नहीं कर पाए सीएसआर का पैसा खर्च, तो इसके पीछे कोई पेनल्टी नहीं है। लेकिन अब डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल होंगे, उनके ऊपर पेनल्टी है, इसीलिए इस प्रोविजन को बहुत स्ट्रिक्टली। बेटा अभी ये जो अभी आप पैंडेमिक सिचुएशन देख रहे हो, देखो ना, यहां पे आने के बाद लोगों को एहसास होगा कि ये जो हम रिजर्व करके रखते हैं या पूरा खर्च करके रखते हैं या लग्जरीज में पैसा स्पेंड करते हैं, ये कितने समय तक काम में आता है, ये कितने समय तक, ये क्या आपको मेंटली अंदर से कोई सेटिस्फेक्शन दे पा रहा है, इसका रिटर्न आपको क्या मिल रहा है। अब इन सब चीजों को हम इस चैप्टर के अंदर आराम से, थोड़े से प्रोविजन है, बाकी सब चीजें सोशली समझने की हैं, एक अंदर से दिल से आना चाहिए ये प्रोविजंस कि ये ऐसा होता है, ये ऐसी चीज ऐसे होके आएंगी, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल का मतलब यहां पे होता है बेटा सोसाइटी। क्या होता है यहां पे सोशल का मतलब? सोशल का मतलब होता है यहां पे सोसाइटी। सोसाइटी की तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी की तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2 मिनट अपन कॉर्पोरेट वर्ड्स को अलग रखते हैं, सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। कंपनी की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे जाने देते हैं, कंपनी की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे जाने देते हैं। हम 2 मिनट के लिए सिर्फ इतना समझते हैं कि हमारी और आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। मैं रोड से वॉक कर रहा हूं, वॉक करते हुए मैंने देखा कि कोई पानी के लिए प्यासा है, पानी मांग रहा है और मेरे पास पानी है, उसे पिला देना, ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे अंदर से, मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई मुझे बोल नहीं रहा कि उसको पिलाओ, बट फिर भी मुझे अंदर से लगा कि इस पृथ्वी पे वो भी एक इंसान है, वो भी एक मनुष्य है, मैं भी एक इंसान हूं, थोड़ा सा उसे कुछ दे दूं। इट इज, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मुझे ये करना चाहिए, ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये मेरी समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। कोई भूख के लिए तड़प रहा हो, मेरे पास खाना है, कोई मेरे सामने भूखा बैठा हुआ है, मैं खाना खा रहा हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मैं अपने खाने में से उसको थोड़ा सा कुछ दे दूं। ये मेरी खुद की, ऐसा लगता है मुझे कि ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इस मानव जीवन में कोई कैसे दूसरों को, खुद खाते हुए दूसरों को भूखा पेट सोते हुए और मचलते हुए देख सकता है। आप खुद समझे कि आपकी खुद की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके सामने एक्सीडेंट हुआ, आपके पास 2 ऑप्शन है, आप उसे देखें और निकल जाए, दूसरा ऑप्शन आप खुद उसे हॉस्पिटल तक लेकर जाए। ये आपको क्या लगता है आपकी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप देख रहे हैं आपके सामने एक पेड़ पौधे सूख रहे हैं, उन्हें पानी की जरूरत है और आप पानी ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, गाड़ियां धो रहे हैं। क्या आपको लगता है उस पेड़ को थोड़ा सा पानी दे देना चाहिए? क्या आपको लगता है आपकी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये अंदर से आएगा बेटा, आपकी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या नहीं, ये आप खुद पर्सनली फील करोगे कि आपकी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आप पढ़ रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, इसीलिए आप पढ़ रहे हैं। आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, इतनी फीस पे कर रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स आपको फीस दे रहे हैं।
क्या कोई भी खुद से पैसे दे रहा है? बहुत कम होंगे। बाकी सब लोग पेरेंट्स के पैसे कोचिंग वालों को पे करते हैं, फिर कोचिंग आपको पढ़ाती है, फिर फैकल्टीज आपको पढ़ाते हैं। आप खुद सोचें, क्या पेरेंट्स के ऊपर ऐसा जरूरी है कि वो आपको पढ़ाएं? क्या जरूरी है वो आपको इतनी महंगी फीस दे? क्या वो आपको मना नहीं कर सकते? बिल्कुल मना कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी मेहनत का पैसा है। उन्होंने आपको पैदा किया है, पाला है, पोसा, इतना बड़ा किया, और ये सोचते हैं कि आप कल के दिन बड़े होकर एक अच्छा इंसान बने, आप बड़े होकर उनका सहारा बने, और वो आपको पे कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पढ़ाना। आप सोचो, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पढ़ना? वो पे कर रहे हैं, सब अरेंजमेंट कर रहे हैं, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पढ़ना, एग्जाम पास करना और बड़े होके उनकी इच्छाओं को पूरा कर देना। कहीं ना कहीं किसी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से इंटरकनेक्टेड है। यदि मेरी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? आपको पढ़ाना, आपको समय पे पढ़ाना। और क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? आपको अच्छे नहीं, बहुत अच्छे तरीके से, फिल्टर तरीके से पढ़ाना। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है 100% एफर्ट्स लगाना कि आप एग्जाम पास कर लें, क्योंकि आप मुझे पे कर रहे हैं और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अदा कर रहा हूं। बट ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये पे से कनेक्टेड नहीं होती है। कुछ तो चीज ऐसी एडिशनल हो जो अंदर से आप किसी दूसरे के लिए देने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड बेटा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम पढ़ेंगे आराम से। कंपनीज एक्ट में हम कैसे पढ़ने वाले हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। कुछ एग्जांपल से देखते हैं, कंपनीज एक्ट में देखते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है, मैंने टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करा दिया, सबसे 5,000 एंट्री फीस और 1 लाख रुपए फर्स्ट प्राइज। क्या ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आएगा? नहीं, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में नहीं आएगा। मैंने रोड के जो बीच में डिवाइडर बनाए, वहां प्लांटेशन का काम कर दिया, और प्लांटेशन के काम से लोग ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, पेड़ पौधे आ रहे हैं। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। मैंने क्या किया, मेरे सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया कि चलो पार्टी करते हैं, और बड़ी सी महंगी होटल में ले जाके सबको पार्टी करा दी। क्या ये सोसाइटी में रहने वाले मेरे फ्रेंड, इनको पार्टी देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं। मैंने दूसरी तरफ क्या किया, जितने भी स्लम एरिया में लोग रहते ना, उनको खाना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उनके घरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी। उनके घरों में खाना नहीं था, मैंने खाना सप्लाई किया। उनके घरों में मैंने आटा सप्लाई किया, उनके घरों में मैंने चावल सप्लाई किया। क्या ये इसको ही CSR बोलते हैं। इसको ही CSR। बेटा खुशियां बहुत अलग अलग तरीके की होती है। एक बड़ी सी होटल में पार्टी करने की अलग खुशी है, किसी दूसरे गरीब को कुछ खिला देने की एक अलग खुशी है, और करोड़ों रुपए दान कर देना एक अलग खुशी है। हर चीज की खुशियां अलग अलग होती हैं, बट आपको यहां पहचानना है कि CSR की खुशियां क्या है। CSR क्या है? कंपनीज एक्ट बोलता है आप, मैं और कोई भी ये डिसाइड ना करे कि CSR कौन है। कंपनीज एक्ट खुद बताता है कि क्या CSR क्या बताता है। कंपनीज एक्ट बोलता है कि हमने शेड्यूल 7 में, कहां पे बेटा? शेड्यूल 7 में, शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है कि CSR एक्टिविटीज क्या होती है। हमने शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है कि CSR एक्टिविटीज क्या होती है। आपको क्या करना है? आपको यह करना है कि शेड्यूल 7 में जो आपको लिस्ट दी है, जो आपको मेंशन करना है, वही चीज खर्च करना है CSR एक्टिविटीज की तरफ। सिर्फ वही चीज आपको खर्च करना है कि क्या CSR एक्टिविटीज होती है। उन्होंने आपको एक लिस्ट दी है, उसमें लिखा हुआ है पॉवर्टी मिटाना, मेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, खाना देना, स्लम एरियाज का डेवलप करना, रूरल एरियाज को डेवलपमेंट कर देना, एजुकेशन इंपार्ट करना, हेल्थ केयर के बारे में अवेयरनेस पहुंचाना, फ्री मेडिकल चेकअप्स करना, मेडिकल ट्रीटमेंट्स करना, प्लांटेशन का काम करना, एनवायरनमेंट के लिए काम करना, सोसाइटी के लिए काम करना। CSR होता है जो लिखा हुआ है एक्टिविटीज में, लिस्ट में, शेड्यूल 7 में, वही CSR। इसके अलावा कुछ और भी CSR नहीं है। क्या आपको वो सारा करना है? नहीं। आप उसमें से कुछ करें। क्या उसमें से 4 चीजें करना है? नहीं। क्या एक चीज करना? नहीं। 2 चीजें करना? नहीं। ये क्या करेगी? ये कंपनी की कमेटी होती है, उस कमेटी का नाम हम दे रहे हैं, उस कमेटी का नाम है
CSR कमेटी। क्या नाम है उसका? CSR कमेटी। एक कंपनी की कमेटी होती है जिसका नाम मैंने दिया है CSR कमेटी। CSR कमेटी क्या करेगी बेटा? CSR कमेटी पॉलिसी बनाएगी। CSR कमेटी क्या करेगी? CSR कमेटी पॉलिसीज बनाएगी और उस पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली सारा पैसा खर्च किया जाएगा। CSR कमेटी क्या करेगी? पॉलिसी बनाएगी। जैसे CSR एक्टिविटीज है, जो शेड्यूल है, शेड्यूल में 15 चीजें दी है, लेकिन CSR पॉलिसी एक कंपनी की पॉलिसी है कि नहीं, हम तो सिर्फ और सिर्फ स्लम एरियाज के लिए काम करेंगे। किसी कंपनी की पॉलिसी नहीं, हम तो रूरल एरियाज को डेवलपमेंट करेंगे। किसी कंपनी की पॉलिसी नहीं, हम तो एजुकेशन इंडस्ट्रीज को बड़ा बना देंगे। हर कंपनी डिसाइड करेगी उसको कौन सी एक्टिविटी करना है। वो कौन डिसाइड करेगा? कंपनी की CSR कमेटी। अब कमेटी ऐसे नहीं कभी भी कुछ भी डिसाइड कर रही है, वो एक पॉलिसी सेटअप करेगी और पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली वो CSR एक्टिविटीज करेगी। अच्छा, कमेटी में कौन लोग होते हैं बेटा? कमेटी में क्या होता है? कमेटी में कम से कम ना 2 डायरेक्टर होते हैं। कमिटीज में 2 लोग क्या होंगे? डायरेक्टर्स रहेंगे और एक जो लोग होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। कौन होगा बेटा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। 2 लोग डायरेक्टर रहेंगे, 2 डायरेक्टर ये हो गए बेटा यहाँ पे और एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट हो गया। तो टोटल कितने लोग हो गए? टोटल 3 लोग हो चुके हैं। यदि किसी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना तो वो नहीं रखेगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यदि किसी कंपनी के ऊपर मैंडेटरी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना तो वहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको रखना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेक्शन 149 है जो बात करता है किस कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की आवश्यकता है, रखने की जरूरत है, किसको नहीं है। जिसको नहीं है वो नहीं रखेगी, बट जिसको है वो फिर CSR कमेटी में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखेगी। मतलब CSR कमेटी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक बनेगा मेंबर। तो इस कमेटी में 3 लोग होंगे, 3 मेंबर होंगे, 2 लोग नॉर्मल डायरेक्टर्स रहेंगे और एक क्या होगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और कमेटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रहेगा। 3 क्या होंगे? 3 नॉर्मल डायरेक्टर्स होंगे। और यदि प्राइवेट कंपनी है वहां तो रिक्वायरमेंट नहीं 2 डायरेक्टर की है तो 2 क्या होंगे? डायरेक्टर्स होंगे। कौन से डायरेक्टर? नॉर्मल डायरेक्टर्स। यदि इंडिपेंडेंट की रिक्वायरमेंट है, हालांकि ऐसा नहीं है, कभी ऐसा नहीं होगा, इंडिपेंडेंट की रिक्वायरमेंट है तो फिर वहां पे इंडिपेंडेंट भी होगा। जनरली हम क्या पढ़ रहे हैं? 3 डायरेक्टर होना चाहिए कमिटीज में। और हम इस केस को और अच्छे से हम इसे डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं यहाँ पे कि जो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसके जो प्रोविजन है बेटा, क्या है ये जो प्रोविजन है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है? सबसे पहले हम देख रहे हैं इसके प्रोविजन है सेक्शन 135। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 135। कौन सा सेक्शन है बेटा? सेक्शन 135, सेक्शन 135, सेक्शन 135, 135 सेक्शन है जो CSR की बात करता है। अब हम देखते हैं बेटा ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है। क्या ये सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है? क्या ये सिर्फ कुछ कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है? हम देखते हैं किसके ऊपर एप्लीकेबल है। बेटा हमें क्राइटेरिया दिया है इसके एप्लीकेबिलिटी का। क्राइटेरिया कैसे दिया है? एक क्राइटेरिया आपको दिया है बेटा नेटवर्थ का। किसका क्राइटेरिया दिया है? नेटवर्थ का। एक क्राइटेरिया आपको दिया है टर्नओवर का। एक क्राइटेरिया दिया है आपको नेट प्रॉफिट का। एक क्राइटेरिया क्या दिया आपको? नेट प्रॉफिट का। एक क्राइटेरिया दिया है टर्नओवर का, एक क्राइटेरिया दिया है नेटवर्थ का और एक क्राइटेरिया दिया है आपको नेट प्रॉफिट का। और ये जो क्राइटेरिया है ना ये और करके, मतलब तीनों क्राइटेरिया नहीं, एक भी क्राइटेरिया मीट हो गया तो सेक्शन 135 आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। यदि एक भी क्राइटेरिया कंपनी मीट कर जाती है तो सेक्शन 135 आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। एक भी क्राइटेरिया मीट हो जाता है तो सेक्शन 135 एप्लीकेबल हो जाता है। अब आप देखोगे बेटा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी मोटी कंपनीज के ऊपर नहीं है। आप सोचो ना, एक कंपनी नॉर्मल रनिंग कर रही है, टैक्स भी पे कर रही है टाइमली, GST भी पे करती है, इनकम टैक्स भी पे करती है, EPF भी पे करती है, ESI भी पे करती है, अपने एम्प्लॉइज को सारी फैसिलिटीज देती है, एम्प्लॉइज की सैलरी पे करती है, एम्प्लॉय अच्छे से मेहनत करके काम करते हैं उनको बोनस देती है, उनको इंसेंटिव्स देती है, ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करती है, सारी चीजें कर रही है। उसके ऊपर भी ये क्या नया एक CSR। अब आप देखोगे CSR में खर्च करने की बात है,
मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी आगे कि सीएसआर में आपको पैसा खर्च करना है। आप खुद सोचो कि एक नॉर्मल कंपनी कर रही है, उसके ऊपर तो फाइनेंशियली एडिशनल बर्डन है, इसलिए ये प्रोविजन बिगर कंपनीज के ऊपर, छोटी कंपनीज के ऊपर, बड़ी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। अब बड़ी कंपनीज क्या होंगी जो ये क्राइटेरिया मीट कर देंगी, उन्हें हम बड़ा मानेंगे। जैसे सबसे पहले दिया है नेटवर्थ, तो नेटवर्थ का क्राइटेरिया अलग है, टर्नओवर का क्राइटेरिया अलग है, नेट प्रॉफिट का क्राइटेरिया अलग है। जो भी कंपनी तीनों में से एक भी क्राइटेरिया मीट कर जाती है उसके ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल है। नेटवर्क का क्राइटेरिया दिया है 500 करोड़ और मोर, टर्नओवर का क्राइटेरिया दिया है 1000 करोड़ और मोर। आप सोचो कि कौन सी कंपनी जिसका 1000 करोड़ टर्नओवर होगा, और नेट प्रॉफिट का क्राइटेरिया दिया है 5 करोड़ और मोर। नेट प्रॉफिट का क्राइटेरिया क्या दिया है 5 करोड़ और मोर। जो भी कंपनी तीनों में से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल कर देती है उसके ऊपर सेक्शन 135 सीएसआर एप्लीकेबल हो जाता है। ये क्राइटेरिया कैसे होता है, ये एज पर द ऑडिटेड बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल अभी 2020 खत्म हुआ है बेटा, 2020 की बैलेंस शीट ऑडिट होगी, देखा जाएगा कौन सी लिमिट अचीव हुई है, कोई भी एक लिमिट अचीव हुई 2020 मतलब फाइनेंशियल ईयर 90-20 का ऑडिट हुआ। कब तक ऑडिट हुआ, जस्ट फॉर एग्जांपल जुलाई तक ऑडिट हुआ, जुलाई तक देखा गया कि ये भाई ये आया है, हमने क्राइटेरिया अचीव कर। अब आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट वाले अब फाइनेंशियल ईयर, अब आप देखोगे 90-20 का ऑडिट कब हो रहा है, फॉर एग्जांपल जुलाई 20 में। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चलेगा ये कौन सा चल रहा है, ये चल रहा है 2021। तो आपको 90-20 का टर्नओवर, 90-20 की एप्लीकेबिलिटी का क्राइटेरिया के बारे में ज्ञान नॉलेज कब प्राप्त होगा, 2021 में। तो आप खर्च कब करोगे, 2021 में। मतलब आपने वो लिमिट अचीव की है, 90-20 में खर्च करना है 2021 में। मतलब जिस साल में आपको वो ज्ञान हुआ उस साल में आपको पैसा खर्च करना है। कब तक करना है ये देखते हैं, आराम से समझते हैं, कितना करना है ये भी आराम से समझते हैं। बट ये कब एप्लीकेबल है, ये इस तरीके से एप्लीकेबल है, ये इस तरीके से एप्लीकेबल है। नंबर 1, अब एग्जाम्पल वाइज इसे अपन आराम से समझते हैं। इसे हम यहां पे थोड़ा सा इरेज करते हैं और इसे आराम से अपन समझते हैं। सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी देखी, बहुत आसान है, अच्छे से देखी यहां पे एप्लीकेबिलिटी। जस्ट फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपनी कॉल एबीसी लिमिटेड, और एबीसी लिमिटेड के अपन फाइनेंशियल ईयर ले रहे हैं 18-19, फाइनेंशियल ईयर 90-20, फाइनेंशियल ईयर 2021। We can have multiple example बेटा आज। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 18-19 में अब क्या करते हैं, तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया थे, हम अपने एग्जाम्पल में तीनों में से कोई भी एक लिमिट उठा लेते हैं, कोई भी एक लिमिट हम यहां पे देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम नेट प्रॉफिट की लिमिट अपने एग्जाम्पल में लेते हैं। एबीसी लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 18-19 में टर्नओवर था 6 करोड़, तो उसके ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल होगा। टर्नओवर कब पता पड़ा, 90-20 में। तो स्पेंड कब करेगा, सबसे पहले 90-20 में स्पेंड करेगा, 2021 में स्पेंड करेगा, 21-22 में स्पेंड करेगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर देखते हैं, और 22-23 में स्पेंड करेगा नहीं, ये यहां पे देखने का है। यहां पे हुआ तो सेम ईयर में तो स्पेंड करेगा नहीं, वो नेक्स्ट ईयर में स्पेंड करा, नेक्स्ट ईयर में स्पेंड, नेक्स्ट ईयर में। तो मैंने ये 3 क्यों लिखे, इसका कोई रीजन है क्या, कोई लॉ है क्या? यस, इसका कोई लॉ है कि एक बार आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है तो आपको कंसेक्यूटिव, क्या लिख रहा हूं मैं, कंसेक्यूटिव 3 फाइनेंशियल ईयर, क्या लिख रहा हूं मैं, कंसेक्यूटिव 3 फाइनेंशियल ईयर तक आपको स्पेंड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कंसेक्यूटिव 3 फाइनेंशियल ईयर तक आपको अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल 18-19 में एप्लीकेबल हुआ तो 90-20, 20-21,
21, 22, ये 3 सालों तक आप खर्च करेंगे। अब अपन यहां पे और अच्छे से देखते हैं। 1920 में 4 करोड़ का टर्नओवर हुआ था, 2021 में 4.5 करोड़ का टर्नओवर हुआ था, 21-22 में 4.8 करोड़ का टर्नओवर हुआ था। तो बेटा लिमिट तो टर्नओवर, सॉरी मैं प्रॉफिट लिख रहा हूं, ये टर्नओवर बोल रहा हूं, मैं ये प्रॉफिट लिख रहा हूं। 18-19 में 6 करोड़ का टर्नओवर प्रॉफिट हुआ था, 1920 में 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, 2021 में 4.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, 2022 में 4.8 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। हमने लिमिट कहां पे अचीव करी नेट प्रॉफिट की? 6 करोड़। यहां पे 18-19 में कितने सालों तक खर्च करना रहता है? मिनिमम 3 इयर्स तक। कौन से 3? 1, 2, 3। अब हम इसको इस तरीके से देखोगे, 3 इयर्स कब से शुरू होते हैं? जब एप्लीकेबिलिटी के 3 ईयर कंसेक्यूटिव 3 ईयर लाइन से एप्लीकेबल कब लिमिट अचीव हुई है? 18-19 में क्राइटेरिया क्रॉस किया। तो मुझे कब से खर्च करना है? 19-20, 20-21, 21-22। बेटा याद रखना ये स्पेंड करने वाले ईयर से, ये कौन से? स्पेंड करने वाले ईयर से, ये खर्च करने वाले ईयर है। क्राइटेरिया तो मेरा यहां पे एप्लीकेबल हो गया था, लेकिन मुझे 3 सालों तक खर्च करना है। तो मैं कौन से 3 साल खर्च कर रहा हूं? यहां खर्च कर रहा हूं। कौन से 3 साल खर्च करूंगा? 1, 2, 3, ये 3 इयर्स में यहां पे खर्च करूंगा। अच्छे से समझ लेना मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैं क्या करूंगा? मैं 1, 2, 3 ये 3 इयर्स तक खर्च करूंगा। कहां पे टर्नओवर नेट प्रॉफिट अचीव हुआ? यहां पे हुआ है। कब पता पड़ा? यहां पे पता पड़ा, ठीक है। जिस ईयर में पता पड़ा उस ईयर में खर्च करूंगा, नेक्स्ट ईयर। तो मैंने 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक खर्च किया है। कब तक? 3 सालों तक मैं लगातार खर्च करूंगा। 3 सालों तक मैं खर्च कर रहा हूं। अब एक चीज और यहां पे आपको समझना अच्छे से, यहां पे इस ईयर में क्या मैंने क्राइटेरिया क्रॉस किया? नहीं किया। इस ईयर में क्राइटेरिया क्रॉस किया? नहीं। इस ईयर में क्राइटेरिया क्रॉस किया? नहीं। दैट मीन अब मुझे फर्दर CSR करने की जरूरत नहीं है। मतलब यदि स्पेंड करने के लिए तो 3 साल है ही, लेकिन कंसेक्यूटिव 3 फाइनेंशियल ईयर तक, क्या बोल रहा हूं मैं आपको? कंसेक्यूटिव 3 फाइनेंशियल ईयर तक यदि आप ये एप्लीकेबिलिटी से बाहर रहते, यदि आप कंसेक्यूटिव 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक आप एप्लीकेबिलिटी से बाहर रहते हैं, तो आपका ये प्रोविजन नॉन एप्लीकेबल हो जाता है। नॉट एप्लीकेबल हो जाता है। कब नॉट एप्लीकेबल हो जाता है? जब आप कंसेक्यूटिव 3 फाइनेंशियल ईयर तक इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते हैं। क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते, नॉट फॉल, ये क्राइटेरिया मीट नहीं करते। देखिए मैं 2 अलग अलग चीजें बता रहा हूं आपको, 2 अलग अलग चीजें बता रहा हूं। एक बार CSR एप्लीकेबल होता है, फॉर एग्जांपल 90-20 का टर्नओवर मुझे 31 मार्च के बाद समझ आता है प्रॉपर। मार्च का ऑडिट कब होता है? जैसे ये 20 गया तो इसका ऑडिट कब होगा? अभी 20 में ही होगा, जुलाई तक होगा, अप्रैल तक होगा, मई तक होगा। लेकिन फाइनेंशियल ईयर तो 2021 आ गया, तो मुझे इस साल पैसे खर्च करना है। मैं कौन से साल के लिए पैसे खर्च कर रहा हूं? पिछले साल के लिए, क्योंकि एप्लीकेबिलिटी कब बनी मेरी? इस साल से, 90-20 से। बट मैं खर्च करूंगा नेक्स्ट 1, 2, 3 इयर्स, नेक्स्ट 1, 2, 3 इयर्स। बट कोई ऐसी कंपनीज है जिसका टर्नओवर हमेशा 5 करोड़ के ऊपर रहता है, तो वो तो हर साल ही खर्च करेगी। लॉ क्या बोलता है? लॉ ये बोलता है कि एक बार कोई भी क्राइटेरिया एप्लीकेबल हुआ तो आपको 3 सालों तक अमाउंट स्पेंड करना है। एक बार क्राइटेरिया एप्लीकेबल हुआ, जिस भी साल एप्लीकेबल हुआ, फॉर एग्जांपल आपका 90-20 में हुआ, उसके बाद लगातार 3 सालों तक आपको क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं हुआ, उस केस में ये प्रोविजन ऑटोमेटिकली आपका सेसेशन हो जाता है। मतलब प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल बन जाता है। कब? जब लगातार 3 सालों तक आप क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते हो तो प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल हो जाता है। और एक बार प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है तो उस साल से नेक्स्ट जो 3 ईयर है लगातार आपको पैसे खर्च करना है। लगातार आपको पैसे खर्च करना है। लगातार आपको 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक अमाउंट स्पेंड करना। मतलब एक बार भी एप्लीकेबल हुआ ना तो 3 साल तक लगातार स्पेंड करना है। और यदि उन 3 सालों में
किसी भी एक बार में एप्लीकेबल हो गया तो फिर अगला 3 साल तक आपको स्पेंड करना है। यदि आप देखोगे, यदि यहाँ पे मैं एग्जांपल में बोलूं, यहाँ पे 7 करोड़ चला गया तो फिर 7 करोड़ यहाँ पे 1 2 3 फिर ऐसे लगातार 3 सालों तक। तो इस तरीके से हमें क्राइटेरिया को देखना है, इस तरीके से हम इसको पढ़ रहे हैं। अब कुछ चीजें इसके अंदर और समझने वाली हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट है। हमें 2 चीजें तो समझ आई कि एक बार एप्लीकेबल हुआ तो लगातार 3 सालों तक हमें स्पेंड करना है। दूसरी चीज कि कंटिन्यूस 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक यदि हम लिमिट में नहीं आते तो फिर 3 साल खत्म होने के बाद प्रोविजन का सेसेशन हो जाता है। अच्छा, वो जो 3 साल है 1 2 3 जिसमें हम प्रोविजन में नहीं आ रहे हैं 1 2 3, फिर भी हमें इन फाइनेंशियल ईयर में खर्च करना है। क्यों? क्योंकि एक बार यदि एप्लीकेबल होता है तो कंसेक्यूटिव 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक आपको अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है। कंसेक्यूटिव 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक अमाउंट आपको स्पेंड करना पड़ता है। अब बेटा मैं नेक्स्ट आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, मैं ये पढ़ाने वाला हूं कि कितना अमाउंट आपको स्पेंड करना। उसके लिए एक बड़ा एग्जांपल लेंगे, अच्छे से समझेंगे कितना अमाउंट आपको स्पेंड करना है, मैं ये पढ़ाने वाला हूं आपको। अच्छे समझते, आराम से देखिए, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। कंटिन्यू करते आगे। कितना अमाउंट स्पेंड करना है बेटा? अमाउंट आपको स्पेंड करना है सीएसआर के लिए 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, ये कितने सालों का एवरेज निकल आएगा? 3 इयर्स। कौन से 3 इयर्स? इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 इयर्स, मतलब पिछले मतलब बिल्कुल पिछले 3 साल, जो पिछले 3 साल है उसका निकाला जाएगा इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 इयर्स एवरेज नेट प्रॉफिट। एग्जांपल से समझते हैं कौन से 3 साल 2 साल 3 सालों का प्रॉफिट निकाल रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हम अपने एग्जांपल में फाइनेंशियल ईयर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 16 17 18 19 19 20 20 21 21 22। अच्छे से समझते हैं। यहां पे ऐसे आपको में भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है। और हम यहां पे क्या लेते हैं? हम यहां पे क्राइटेरिया ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? क्राइटेरिया ले रहे हैं। क्राइटेरिया क्या ले रहे हैं हम कि सीएसआर एप्लीकेबल हुआ है या नहीं, कौन से साल में सीएसआर एप्लीकेबल था, वो हम क्राइटेरिया लेते हैं। यहां पे एप्लीकेबिलिटी ले लेते हैं हम कि कौन से ईयर में सीएसआर एप्लीकेबल हुआ था। 16-17 में नहीं हुआ एप्लीकेबल, 18-19 में हुआ एप्लीकेबल, 19-20 में नहीं हुआ एप्लीकेबल, 20-21 में नहीं हुआ एप्लीकेबल, 20-21 में 22 में एप्लीकेबल नहीं हुआ। ये हमने क्या ले ली? सिंपल सी एक एप्लीकेबिलिटी ले ली। एक एक कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे अंदर, कौन से साल में एप्लीकेबल, हमने ये देख लिया है किन सर्कमस्टांसेस में एप्लीकेबल होता है। वो तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया, नेटवर्थ वाला जहां पे 500 करोड़ और मोर नेटवर्थ है, टर्नओवर जहां 1000 करोड़ मोर टर्नओवर है, और लास्ट नेट प्रॉफिट जहां 5 करोड़ और मोर नेट प्रॉफिट है। तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया एप्लीकेबल हो जाता है तो वो 3 सालों तक सीएसआर की ऑब्लिगेशन आपके ऊपर अट्रैक्टेड रहती है। 3 सालों तक आपको पैसे खर्च करना पड़ते हैं। तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया आपको सेटिस्फाइड करना है। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे कौन सी कब कब एप्लीकेबल हुआ। अब 2% आपको एवरेज नेट प्रॉफिट निकालना है तो यहां पे हम क्या लेते हैं? नेट प्रॉफिट लेते हैं। क्या लेते हैं अपन? यहां पे नेट प्रॉफिट लेते हैं। यहां पे नेट प्रॉफिट हुआ था आपको 4 करोड़ का, यहां पे नेट प्रॉफिट हुआ है आपको 6 करोड़ का। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया है, इसको लिंक मत करना कि नेट प्रॉफिट के कारण भी एप्लीकेबल, किसी भी रीजन से वो एप्लीकेबल हो सकता है। 90-20 में आपको नेट प्रॉफिट हुआ था 4.5 करोड़ का। बस यहां तक अभी हमारा क्वेश्चंस बनता है। सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी कहां पर आई है? ये आई है सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी।
CSR की एप्लीकेबिलिटी यहां तक आई है। यहां पे CSR एप्लीकेबल हुआ है। हमें कौन से 3 सालों में खर्च करना है, हमारे जो अमाउंट स्पेंड करना है, हमारी जो ऑब्लिगेशन है, क्या है, ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन क्या है, स्पेंड करने की ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन ऑफ CSR स्पेंड्स, जो CSR के खर्च करना है हमें ऑब्लिगेशन है, वो कितने सालों तक रहती है, वो 3 सालों तक रहती है। कौन से वो 3 ईयर है, वो रहेंगे 90 20 नंबर 1, वो रहेंगे 20 21 नंबर 1, और वो रहेंगे 21 22। इन 3 सालों में हमें CSR एक्सपेंडिचर खर्च करना है। क्या करना है हमें, इन 3 सालों में 90 20 21 22 21 22, 3 सालों में हम क्या करने वाले बेटा, CSR एक्सपेंडिचर करने वाले हैं। कितना करने वाले हैं, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट करने वाले हैं। 2% किसके लिए आएगा, इमिट 3 इयर्स का। कौन से 3 इयर्स, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 इयर्स। कौन से लिए जाएंगे, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 इयर्स। जब मैं खर्च कर रहा हूं, मैं कौन से 3 साल लूंगा, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 इयर्स। कौन से लूंगा मैं, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 इयर्स में लूंगा। एप्लीकेबल कहां से हुआ, यहां से हुआ। खर्च कहां पे करना है, यहां पे, इस साल में मैं पैसे खर्च करूंगा। कौन से ईयर्स में मैं अमाउंट स्पेंड करूंगा, मैं इस साल में अमाउंट स्पेंड करूंगा। ये है नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है ना, ये वो नेट प्रॉफिट है। पूरा सब कुछ टैक्स वगैरह पे करने के बाद जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। यहां पे मुझे एप्लीकेबिलिटी हुई और यहां से मुझे अमाउंट स्पेंड करना है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे जब 90 20 में एक्सपेंड करना है तो 3 साल का एवरेज निकालना है। 20 21 में स्पेंड करना है, 20 21 में तो एवरेज निकालना है। 21 22 में स्पेंड करना है तो इसका एवरेज निकालना है। तो मेरे पास कौन से ईयर होंगे, वो एवरेज ईयर्स जो है, एवरेज ईयर्स, वो कौन से ईयर्स, मैं 3 ईयर्स कंसीडर करूं। 90 20 में कौन से 3 ईयर्स कंसीडर करूं, 20 21 में कौन से 3 ईयर कंसीडर करूं, और 21 22 में कौन से 3 ईयर्स में कंसीडर करूं। यहां पे चलिए, लिखा हुआ है इमीडिएटली प्रीसीडिंग। बेटा इसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग ये आता है, इस फाइनेंशियल ईयर का इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ये आता है। तो मैं कौन सा फाइनेंशियल ईयर कंसीडर करूंगा, क्योंकि इस साल की एप्लीकेबिलिटी है, बट इस साल तो मैं खर्च कर ही नहीं सकता था, मुझे पता ही नहीं था इतना टर्नओवर या इतना नेटवर्थ मेरी हो जाएगी। तो खर्च तो मुझे इस साल में करना है। तो 90 20 के लिए मेरे 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन से होंगे, मेरे 3 फाइनेंशियल ईयर होंगे। एक तो 18 19 होगा बेटा, एक तो 18 19 हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल सबसे पहला इमीडिएट बन गया। दूसरा मेरा 16, ये यहां पे 17 18 है, क्या है ये 17 18। दूसरा मेरा क्या हो गया, 17 18 हो गया, ये मेरा दूसरा फाइनेंशियल ईयर है। 17 18 मेरा दूसरा फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, कंपनी यदि इनकॉर्पोरेट इसी फाइनेंशियल में हुई होगी तो मैं 2 ले लूंगा। यदि कंपनी पहले इनकॉर्पोरेट हुई होगी तो इसका एक और फाइनेंशियल ईयर लूंगा मैं। कौन सा लूंगा, 16 17। कौन सा, 16 17 16 17 17 18 18 19, 3 फाइनेंशियल ईयर। अब सेकंड नंबर पे मुझे, जब मैं यहां पैसे खर्च करूंगा तो यहां मैं 2% ऑफ 18 19 17 18 16 17 का एवरेज लूंगा। जब मैं 20 21 में स्पेंड करूंगा तो मैं 90 20 19 20 18 19 और 17 18 का फाइनेंशियल ईयर लूंगा। जब मैं 21 22 में स्पेंड करूंगा तो सबसे पहले मैं 20 21 लूंगा, 20 21 19 20 और थर्ड नंबर पे 18 19। देखा आपने मैं कैसे 3 प्रीसीडिंग ईयर्स निकाल रहा हूं यहां पे।
जिस भी साल में मैं स्पेंड कर रहा हूं उस साल के इमीडिएटली प्रेजेंट, बिल्कुल इमीडिएट प्रेसिडेंट 3 फाइनेंशियल ईयर्स कर रहा हूं। अब ये कौन करता है खर्च? ये कमेटी कमेटी खर्च करती है। कमेटी कितने लोगों की होती है? कमेटी 3 लोगों की होती है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 3 लोगों में से होना जरूरी है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो फिर 2 लोग ही सफिशिएंट है, 2 लोग ही खर्च कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी है तो फिर 2 लोग ही ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे। अच्छा, ये सीएसआर किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ये सीएसआर क्या प्राइवेट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है? यदि मैं एप्लीकेबिलिटी की बात करूं तो ये तो कंपनी पे एप्लीकेबल है। अब कंपनी प्राइवेट हो तब भी एप्लीकेबल है, होल्डिंग हो तब भी एप्लीकेबल हो, सब्सिडरी हो तब भी एप्लीकेबल हो, पब्लिक हो तब भी एप्लीकेबल हो। होल्डिंग हो, सब्सिडी हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, कोई भी कंपनीज हो जो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर देती है उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज हो तो गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर भी ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल है, उसके ऊपर भी क्राइटेरिया एप्लीकेबल हो जाता है। तो बेटा हम आगे चलते हैं। ये हमारी एक बेसिक कंक्लूजन यहां पे हम करते हैं कि कंपनी आपकी पब्लिक हो तब भी एप्लीकेबल हो, प्राइवेट हो तब भी एप्लीकेबल हो, तब भी ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल है। कंपनी आपकी होल्डिंग है तब भी ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल है। कंपनी आपकी सब्सिडरी है तब भी ये क्राइटेरिया आपके ऊपर एप्लीकेबल है। होल्डिंग कंपनीज के ऊपर भी एप्लीकेबल है, सब्सिडी के भी एप्लीकेबल है। ऑलमोस्ट सारी कंपनीज जो आप लोग हैं तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज यहाँ पे कवर अप है, सारी कंपनीज के ऊपर ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल है। आगे कंटिन्यू करते, इसे मैं रेस करता हूं, आपसे नोट डाउन करें, फिर आगे अपन और से कंटिन्यू करते हैं। अब क्या करेंगे बेटा अपन? अब 1 बाय 1 एक एक टॉपिक कवर करके यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन ऑफ सीएसआर कमेटी। कमेटी देखा हमने, कमेटी कितने लोगों की होती है? मिनिमम 3 लोग होते हैं कमेटी में, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो 2 और 2 से ज्यादा लोगों की कमेटी हो सकती है। और कंपनी यदि लगातार 3 सालों तक सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी से बाहर है, कंटिन्यूस 3 इयर्स तक सीएसआर के प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है, ऐसे केस में कमेटी भी खत्म हो जाती है। कमेटी की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कमेटी रख के क्या काम करोगे जब वो प्रोविजन ही आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? लॉ बोलता है आप कमेटी वहां पे खत्म कर सकते हैं। हम देखते हैं कमेटी करती क्या है। नंबर 1, कमेटी सबसे पहले बनाती है बेटा पॉलिसी। क्या बनाती है? पॉलिसीज बनाती है। कमेटी सबसे पहले पॉलिसीज तैयार करती है। पॉलिसीज किसको ध्यान में रखती है? तैयार करती है शेड्यूल 7 को ध्यान में रखती है। किसको ध्यान में रखती है? शेड्यूल 7 को। तो शेड्यूल 7 में जो लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज है ना, सीएसआर एक्टिविटीज, ये शेड्यूल 7 में दी गई है। ये जो एक्टिविटीज यहां पे दी गई है इसको ध्यान में रखते हुए, लिस्ट ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज, इसको ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसीज को तैयार किया जाता है। इसके साथ साथ क्या करती है? वो डिसाइड करती है कि कितना अमाउंट स्पेंड करने वाले हैं। मतलब पॉलिसीज बना दी, अब हम क्या करेंगे? अब हम प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, किस एक्टिविटीज के ऊपर कितना अमाउंट स्पेंड होगा, कब होगा, कौन करेगा, कैसे कैसे कराया जाएगा, ये अमाउंट डिसाइड होता है। इसके बाद क्या करते हैं? पूरी एक प्लानिंग तैयार की जाती है। पूरी एक उसकी प्लानिंग होती है। कमिटी डिसाइड करती है कि हमें हर 3 मंथ्स में इतना इतना अमाउंट स्पेंड करना है, इन चीजों के लिए इतना इतना अमाउंट स्पेंड करना है। ऐसा करके पूरी प्लानिंग से प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है। तो कमेटी का काम क्या है? कमेटी का सबसे पहले काम तो है पॉलिसीज बनाना। पॉलिसी बनाने के साथ कितना अमाउंट स्पेंड होना है इसको कैलकुलेट करना, 3 साल का वो एवरेज निकालना, वो सब कमेटी की जवाबदारी बनती है। प्लान बनाने के बाद एक मैकेनिज्म तैयार करना कि कौन कौन लोग उस कंपनी के उसमें इन्वॉल्व होंगे, कौन से बाहर के लोग इन्वॉल्व होंगे, बाहर में किस एजेंसी से हमें वो काम करवाना है। हम देखेंगे कि कैसे काम होता है। किसी सेक्शन 8 कंपनी, किसी ट्रस्ट या सोसाइटी से काम कराना है, किससे कराना है, किसका रिकॉर्ड कैसा है, हमने जो पॉलिसी बनाई है उसकी भी वही पॉलिसी है नहीं, या वो वही काम करते हैं नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मुझे किसी पानी की पाइपलाइन का टेंडर देना है तो मैं उसी कंपनी को दूंगा जिस कंपनी के एमओए में ये ऑब्जेक्टिव होगा, या जो कंपनी यही काम करती है। मैं किसी क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग वाले को पाइपलाइन इंस्टॉलेशन का टेंडर नहीं दे सकता। सिमिलरली कंपनी ने जो पॉलिसी है सीएसआर की, उस पॉलिसीज में यदि एजुकेशन दिया है तो ये काम भी एजुकेशन वाले को मिलेगा। तो कंपनी खुद नहीं करती ये काम, किसी दूसरे से ये काम करवाती है। हम देखते हैं उसको भी। इसके साथ साथ एक मैकेनिज्म तैयार करती है और उसको समय समय पे मॉनिटर करते रहती है। नेक्स्ट, सीएसआर एक्टिविटीज कैसे होती है? कंपनी देखिए,
कंपनी का खुद का एक ऑब्जेक्टिव है, जैसे कंपनी आईटी इंडस्ट्री की है तो उसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव आईटी है, पर सोशल ऑब्जेक्टिव उसका ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, क्योंकि उसका सोशल ऑब्जेक्टिव ही नहीं, उसका प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव है, तो वो खुद ये कैसे खर्च कर सकती है। इसीलिए कंपनी क्या करती है, कंपनी किसी सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू, मतलब अब ऐसे समझे कि जो सीएसआर एक्टिविटीज होने वाली है, या आप उसको ऐसे बोले सीएसआर जो स्पेंड होने वाला है, सीएसआर जो एक्सपेंडिचर होने वाला है, वो किसके थ्रू होता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं वो होता है सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू। आप किसी सेक्शन, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी सोसाइटी के लिए काम करती है, सेक्शन 8 कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट काम करती है, एनपीओ होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट काम करती है सेक्शन 8 कंपनी, तो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो, तो सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू आप कर सकते हैं। या सेकेंडली आप किसी रजिस्टर्ड ट्रस्ट के थ्रू, ट्रस्ट भी नॉन प्रॉफिट होता है, किसी ट्रस्ट के थ्रू, या फिर सोसाइटी के लिए काम करती है, किसी सोसाइटी के थ्रू आप कर सकते हैं। किसी प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी के थ्रू ये काम नहीं करना, क्योंकि सोशल काम है, सोशल काम में कोई प्रॉफिट अपना मोटिव इंटेंशन लेके ना आ जाए, इसीलिए कंपनी को ये अमाउंट स्पेंड करना तो वो खुद नहीं करती है। वो क्या करती है, वो सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू वो अमाउंट खर्च करती है, या किसी रजिस्टर्ड ट्रस्ट के थ्रू वो अमाउंट खर्च करती है, या सोसाइटी के थ्रू। ये वो लोग होते हैं जिनके पास कम से कम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, 3 इयर्स का क्या हो, एक्सपीरियंस हो, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, उस काम को करने में कम से कम 3 साल का इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो भी कंपनी की पॉलिसीज है, या जो भी कंपनी ने प्रोग्राम तैयार किया है इस काम को करने के लिए, उस प्रोग्राम में जो भी नेचर ऑफ एक्टिविटीज होना है, उस एक्टिविटीज को करने का इस सेक्शन 8 कंपनी के पास, या ट्रस्ट के पास, या सोसाइटी के पास कम से कम 3 सालों का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। कितने सालों का होना जरूरी है, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात ये कि कोई भी कंपनी ये जो अमाउंट स्पेंड करती है अपने एम्प्लॉइज के लिए नहीं कर सकती, या फिर आप ले लें एम्प्लॉइज हो या उसकी फैमिली के लिए कर दिया, मतलब ये जो अमाउंट स्पेंड होना है उसका बेनिफिट किसी भी केस में कंपनीज के एम्प्लॉइज या उसके फैमिली मेंबर ड्रॉ नहीं कर सकते, ना कंपनी के एम्प्लॉइज और ना ही उसके फैमिली मेंबर इस बेनिफिट को ड्रॉ नहीं करते। ये प्योरली बेनिफिट सोसाइटी को पास ऑन होना जरूरी है, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए तैयार किया जा रहा है, तो इसका पूरा का पूरा बेनिफिट सोसाइटी के लिए पास ऑन होना जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये पूरा अमाउंट जो खर्च होगा वो इंडिया में ही होगा। यदि आपके इंडिया के बाहर भी आपकी कोई सब्सिडी कंपनीज है, या एम्प्लॉय भी रहते हैं, कोई भी रहता है, तो इंडिया के बाहर ये अमाउंट स्पेंड नहीं होगा, ये विद इन इंडिया ही स्पेंड होगा। अच्छा, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी यदि ये काम करती है और उसको कंट्रीब्यूशन दे देते हो तो उसे सीएसआर नहीं माना गया है। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दे देना सीएसआर नहीं है, या एम्प्लॉय के लिए या उनके फैमिली मेंबर के लिए अमाउंट खर्च कर देना सीएसआर एक्टिविटीज को नहीं। ये आप समझ ले, हम एक काइंड ऑफ प्रोहिबिटेड चीजें यहाँ पे देख रहे हैं कि ये चीजें नहीं कर सकते आप। ये काइंड ऑफ एक प्रोहिबिशन है कि ये सीएसआर आप खर्च, यहाँ पे इन चीजों के लिए आप सीएसआर खर्च नहीं कर सकते। तो ये अमाउंट सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू होना है, ये अमाउंट रजिस्टर्ड ट्रस्ट, रजिस्टर्ड सोसाइटी के लिए थ्रू होना है जिनका 3 साल का एक्सपीरियंस हो। ये अमाउंट एम्प्लॉइज के लिए या पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के लिए खर्च नहीं होगा, उसे सीएसआर नहीं माना जाएगा, और ये अमाउंट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में खर्च होना है। कहां पे खर्च होना है, ये अमाउंट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में खर्च होना है। सीएसआर एक्टिविटीज के लिए जो अमाउंट खर्च होगा, आप जनरली देखें कि इस एक्टिविटीज को करने में कुछ खर्च होते हैं। इस एक्टिविटीज को आप देखें एडमिनिस्टर करने में कुछ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं। मैं आपको समझाता हूं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, आप समझे इसको। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया कि आपको यहाँ पे पाइपलाइन का काम करना है। किसका काम करना है, पाइपलाइन का काम करना है। आपको गरीबों के यहाँ पर जो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग होते हैं, उनके यहाँ पानी का नल नहीं है, पानी की असुविधा है, वहाँ पे आपको एक वाटर पाइपलाइन इंस्टॉल करना है। आपने ये प्रोजेक्ट लिया कि मैं वाटर सप्लाई करूंगा, वाटर पाइपलाइन इंस्टॉल करूंगा इन लोगों के लिए।
हालांकि ये काम गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट के ये लॉ है, आप कहीं ना कहीं आपने डिसाइड कर लिया कि ये काम अब आप करने वाले हैं। ऐसे केस में उस पाइपलाइन को इंस्टॉल करने में जो पाइपलाइन की कॉस्ट होगी, जो गवर्नमेंट की परमिशंस होंगी, ये जब पाइपलाइन की कॉस्ट होगी, या उसको इंस्टॉल करने में जो लेबर लगेगी, या जो आयरन लगेगा, या जो प्लम्बिंग का काम होगा, डिगिंग का काम होगा, वो सब उस इंस्टॉलेशन कॉस्ट में एक्टिविटीज का खर्चा माना जाता है। लेकिन उसको मॉनिटर करने के लिए कंपनी के कमेटी के डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, उसे देख रहे हैं तो उन्हें थोड़ा भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो वो उसमें तो कुछ खाएंगे पिएंगी, उसको एडमिन करने में, कंट्रोल करने में थोड़ा सा खर्च हो रहा है, सुपरवाइजर की सैलरी, इस तरीके का ये जो खर्चा होता है ना, उसको एडमिनिस्टर करने का, वो जो कॉस्ट है, उसको आने जाने का उनका फेयर, फ्लाइट से आने जाने का खर्चा, रुकने का, स्टे का खर्चा, उसको जो एडमिनिस्टर करने का खर्चा हो रहा है, वो मैक्सिमम 5% होगा। जितना अभी टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर का अमाउंट है, उसका 5% मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के लिए खर्च किया जाएगा। और एग्जांपल से समझते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या होती है। फॉर एग्जांपल, आपने डिसाइड किया कि आप पुअर्स के लिए फ्री फूड सप्लाई करोगे, तो खाना बनवाना और खाना बनवाने की जो लेबर लगती है वो तो उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन उसको भेजना, उसको वहां तक भेजने में जो लेबर काम कर रहे, अब मतलब लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के भी आपने खर्चे बना दिए। मतलब उसको जो देगा, जो गरीबों में ये खाना बांटेगा कंपनी का, उसको 10,000 रुपये मंथली सैलरी, इस तरीके का जो उसको उस एक्टिविटीज को एडमिनिस्टर करने का, मॉनिटर करने का, कंट्रोल करने का खर्चा होता है, एडमिन करने का। वो गरीबों को खाना देना, उसको पैक करना, खाना बनाना, और जो कुक खाना बना रहा है उसकी सैलरी, वो सब सीएसआर एक्सपेंडिचर का पार्ट है। लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे होते हैं, जैसे हमने जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला उनको पैसे दे दिए, उनके आने जाने का खर्चा हो गया, इस तरीके की जो एडमिनिस्टर करने की जो कॉस्ट होती है, उसको कंट्रोल करने की, वो मैक्सिमम 5% से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। हम ये ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्या एडमिनिस्ट्रेशन चीजें क्या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में आएंगी। वो जो चीजें हैं वो केस टू केस डिफर करेंगी, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करेंगी वहां पे। तो ये मैक्सिमम 5% से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। अब हम लास्टली क्या पढ़ने वाले हैं, हम लिस्ट ऑफ सीएसआर एक्सपेंडिचर पढ़ने वाले हैं, हम शेड्यूल 7 पढ़ने वाले हैं। कंटिन्यू करते हैं, लिस्ट ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज, शेड्यूल में क्या क्या चीजें प्रिस्क्राइब्ड है, हम एक एक करके डिस्कस करते, थोड़ा सा पढ़ते, इसे समझते, इसमें से कुछ हम चीजें डिस्कस करेंगे यहां पे। सबसे पहले इरेडिकेट हंगर, ये बहुत बेसिक चीज है बेटा। कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा है, भूख लग रही है उसे, उसको मिटाना। ऐसे हमारे इंडिया में हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो आज भी भूखे पेट सोते हैं, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। ऐसे लोग जिनके पास खाने के पैसे नहीं है, ऐसे लोग जो पैसे तो कमाते हैं लेकिन उतने नहीं कमाते कि अपनी भूख शांत कर पाए, एक रोटी 2 रोटी में ही गुजारा कर लेते सारे दिन का। सबसे पहले टॉप लिस्ट पे रखा कि आपको ऐसा काम करना है जिससे हंगर इरेडिकेट हो। अब इसके लिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले एक बिल्डिंग सेटअप करो और वहां फ्री फूड सप्लाई करो, फूड अनलिमिटेड, जिसको खाना खाना है वह फ्रीली खाना खा सकता है। या आपने ऐसा डिसाइड किया कि 5 रुपए टोकन सिस्टम, 5 रुपए में अनलिमिटेड फूड। आप देखोगे यदि आप शिरडी जाते हो तो शिरडी में 5 रुपए में बहुत अच्छा खाना मिलता है, गुरुद्वारे जाते हो वहां फ्री खाना मिलता है, कोई पैसे नहीं। यदि ऐसा किसी कंपनी ने सेटअप बनाया, ऐसा कुछ इस तरफ पैसा दिमाग लगाया, यहां पैसा खर्च किया गया कि जहां पर 5 रुपए 2 रुपए एक छोटे से टोकन या कूपन सिस्टम से आपको फ्री खाना प्रोवाइड किया जाएगा, तो इरेडिकेट हंगर इज ऑन नंबर 1 कि इट इज ऑल्सो सीएसआर एक्टिविटीज। ये करना सीएसआर एक्टिविटीज है। अब पुअर्टी के लिए कुछ कर रहा हूं, मैल न्यूट्रिशन कर रहा हूं, ये काम करना सीएसआर एक्टिविटीज माना जाता है। इसके लिए कोई पैसा खर्च करना सीएसआर एक्टिविटीज माना जाता है। या फिर आप एक काम करो, आप हेल्थ केयर से रिलेटेड कुछ चेकअप्स करने लगे, आप नॉर्मल टेस्ट करें लोगों के कि उनकी वो फिटनेस क्या है, उनको कोई डिसीज तो नहीं है, या आपने कोई फ्री कैंप लगा दिया। आप देखेंगे नेत्रालय के फ्री कैंप लगते हैं।
आप देखेंगे ब्लड डोनेशन के कैंप लगते हैं, नेत्रालय के फ्री कैंप लगते हैं, बॉडी फिटनेस के काफी फ्री कैंप्स लगते हैं, आपकी डायबिटीज को चेक करने के लिए कैंप लगते हैं, ब्लड प्रेशर को चेक, ऐसा कोई फ्री कैंप आपने ऑर्गेनाइज किया तो उसमें क्या होगा, आपको डॉक्टर को पे करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजर को पे करना पड़ेगा। ऐसा कुछ आप किसी सेक्शन हेड कंपनी ट्रस्ट सोसाइटी के थ्रू करते हो तो उसे सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर माना जाता है। हेल्थ केयर को प्रमोट करना, हेल्थ केयर का प्रमोशन भी सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर माना गया है। स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ भारत कोष जो फंड बना हुआ है उसमें अमाउंट दे देना भी सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर आता है। स्वच्छ भारत कोष, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर इनसे रिलेटेड जो फंड सेटअप किया है, स्वच्छ भारत कोष की तरफ भी कोई अमाउंट खर्च कर देना भी सीएसआर एक्टिविटीज की तरफ आता है। जगह जगह पानी के फिल्टर आरओ लगा देना जिससे लोग फ्रीली साफ ड्रिंकिंग वाटर पिए, ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड भी कुछ काम कर देना सीएसआर एक्टिविटीज की तरफ जाता है। स्वच्छ भारत की तरफ कोई पैसा खर्च करना, सफाई, सैनिटेशन, क्लीनिनेस, इस तरीके का कोई अमाउंट खर्च करना सीएसआर एक्टिविटीज माना जाता है। प्लांटेशन की एक्टिविटीज करना, क्या करना बेटा, प्लांटेशन की कोई एक्टिविटीज करना, फ्री प्लांट लगाना, ट्रीज लगाना, या उन्हें पानी इरिगेशन प्रॉपर प्रोवाइड करना, पानी उन्हें प्रॉपरली देना, इस तरीके की एक्टिविटीज को भी सीएसआर एक्टिविटीज माना गया है। स्वच्छ भारत से रिलेटेड कोई काम करना, क्लीनिनेस का काम कराना, कहीं सिटीज को क्लीन करा देना, कोने कोने क्लीन कराना, बीच में आप देखते हैं डिवाइडर में पानी, वहां पे पेड़ पौधे लगे होते हैं उनपे सिंचाई करना, इरिगेशन करना, इस तरीके की एक्टिविटीज को भी सीएसआर एक्टिविटीज माना गया है। इसके अलावा एजुकेशन को प्रमोट करना, टू प्रमोट एजुकेशन, एजुकेशन को प्रमोट करना। अच्छा, कोई स्पेशल एजुकेशन को प्रमोट करना या उसके बारे में या उसको लोगों को इम्पार्ट कर पाना, स्पेशल एजुकेशन। या आप देखते हैं कोई वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज में आप देखते हैं जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड वोकेशनल कोर्सेज होते हैं जिसमें वोकेशनल स्किल्स का ज्ञान दिया जाता है। यदि आप देखेंगे आईटीआई, तो कुछ लोग क्या होते हैं रेफ्रिजरेशन में आईटीआई करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी में आईटीआई करते हैं, कोई फर्नीचर में आईटीआई करते हैं, तो उस चीज का उनको पूरा टेक्निकल और प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जाता है जिससे वो उस चीज का बिजनेस कर पाए या उस चीज की एम्प्लॉयमेंट में एंगेज हो पाए। आप देखेंगे 4 साल की इंजीनियरिंग की फीस बहुत हाई होती है, तो लोग क्या करते हैं किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में मास्टर्स हो जाते हैं, किस चीज से, आईटीआई करके, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, आईटीआई। तो इस तरीके की कुछ चीजें करना भी सीएसआर एक्टिविटीज की तरफ आता है। आपने कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप करा दिया या पैसे खर्च कर दिया, किसी पर्टिकुलर लोगों को इस चीजों के बारे में एजुकेशन करा दिया, अवगत करा दिया, उन्हें अवेयरनेस करा दी, या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई स्किल्स एजुकेशन प्रोग्राम करा दिया, इस चीज को भी हमने सीएसआर एक्टिविटीज की तरफ माना है। एजुकेशन को प्रमोट करना भी सीएसआर एक्टिविटीज हम यहां पे मानते हैं। इसके अलावा क्या सीएसआर माना जाता है? 5th नंबर पे हम यहां पे देख रहे हैं जेंडर इक्वालिटी। दोनों चीजों के लिए जेंडर इक्वालिटी का मतलब मेंस एंड वुमेन्स दोनों को इक्वली प्रमोट करना, दोनों की इक्वलिटी के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम कराना, या इसके ऊपर आप देखेंगे कि लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई मूवी बन रही है, मूवी के थ्रू हम अवेयरनेस प्रोग्राम करा रहे हैं, तो मूवी में फंड इन्वेस्ट करना भी सीएसआर एक्टिविटीज माना गया है, क्योंकि उस मूवी के आने से लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी। किसी 2-3 मूवी का आप एग्जाम्पल आप भी जाते, जो अक्षय कुमार इस तरीके की मूवी 2-3 कर भी चुका है जहां पे लोगों को उस पर्टिकुलर चीज के बारे में अवेयरनेस हुई है। इसके अलावा आप देखेंगे आप कि वुमेन्स के लिए किसी स्पेशल प्रोग्राम का जिससे वो घर पे काम कर सके, या वुमेन्स के लिए कोई होटल आपने सेटअप करा दिया, हॉस्टल आपने बनवा दिए जिससे वहाँ प्रॉपर रह सके, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सके। या आप देख रहे हैं आजकल गवर्नमेंट की कोई छोटी छोटी सी योजनाएं आती है, सिलाई मशीन योजना, जिससे डोमेस्टिक वो घर पे रह के ही काफ़ी काम कर ले। इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट करना, यहाँ पे फंड्स अपना डिप्लॉय करना भी सीएसआर एक्टिविटीज़ की तरफ जाता है, टू
प्रमोट दी वुमेन्स, आप वुमेन्स की तरफ ले लें, टू प्रमोट दी वुमेन्स या इनके हॉस्टल की कोई फैसिलिटीज कर देना, इसको भी हम CSR एक्टिविटीज मानते हैं, ये भी CSR एक्टिविटीज माना जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे एनवायरमेंट से रिलेटेड काम करना, जो हमने प्लांटेशन में देखा था कि एनवायरमेंट से रिलेटेड काम करना, फ्रेश एयर मिल सके, फ्रेश वाटर मिल सके, जैसे क्लीन गंगा का एक प्रोजेक्ट, क्लीन गंगा या स्वच्छ रिवर को काफी स्वच्छ किया जा रहा है। आप देखेंगे हमारे भोपाल में, लेक सिटी में भी काफी सफाई चलती रहती है, क्लीनिनेस की तरफ काफी ध्यान दिया जा रहा है। कचरा यहाँ मत फेंको, वहां फेंको, वाटर में कोई कचरा नहीं मिलना चाहिए। आजकल जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है जिनके केमिकल्स निकल के पानी में मिल जाते थे, उनके लिए भी कोई अलग अलग वो किया जा रहा है कि जो केमिकल्स फैक्ट्री से वेस्ट जो निकलता है वो भी फिल्टर होके जाता है। यदि पानी में कोई लिक्विड जा रहा है तो उसे सेपरेट रखा जाता है कि वो नदी में ना जाए, जिससे पानी खराब ना हो, पीने योग्य ना हो। इस तरीके से चीजों के ऊपर काफी काम किया जा रहा है। रिवर्स को क्लीन करना, लेक्स को क्लीन करना, जो आप पॉन्ड्स होते हैं जहाँ पे जो पानी के सोर्सेज हैं हमारे, उनको क्लीन करना भी एनवायरमेंटल क्लीनिंग के अंदर आएगा। और इस तरीके की एक्टिविटीज भी करना, यहाँ पे CSR एक्टिविटीज को माना गया है। इसके अलावा आप और ले, हमारे आप जो फोर्सेस होती है हमारे इंडिया में, नेवी फोर्सेस, आर्मी फोर्सेस, आप ले ले आर्मी फोर्सेस के लिए कुछ करना या इनके लिए कोई एक्टिविटीज करना या इनको एजुकेट करना या इनके लिए वेपन्स दे देना या इनके लिए कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड करना या इनके फैमिलीज के लिए कुछ करना। आर्मी फोर्सेस या एयर ले लें, आप नेवी को ले लें, इनके लिए कोई काम करना भी CSR एक्टिविटीज माना गया है। और CSR एक्टिविटीज के बारे में देखिए, एक चीज और आप देखिए 8 नंबर में मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, रूरल डेवलपमेंट करना भी CSR एक्टिविटीज माना गया है। रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, आप देखेंगे, आप किसी भी विलेज में एंटर करेंगे, सबसे पहली चीज आप देखेंगे रोड्स वहां पे नहीं होते। नंबर 2, वहां पे मशीन्स नहीं होती है। ये जो मशीन्स होती है फॉर्मिंग करने की, ग्राइंडिंग करने की, मिक्सचर्स करने की, क्लीन करने की, पिसने की, वो मशीन नहीं होती। मशीन्स के बारे में आप एग्रीकल्चर कैसे कर सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजी होती है आजकल एग्रीकल्चर करने की। आप इतनी मेहनत करते हैं एक चीज को, एक अनाज उगाने में आप 5 से 6 महीने लगाते हैं, उसमें आप दिन भर 8 से 9 घंटे काम करते हैं। मशीन्स की सहायता से आप कितने समय काम करेंगे। चीजों को खुला नहीं रखा जाता, उन्हें पैक करके रखा जाता है। किस तरीके से रूरल एरियाज को डेवलपमेंट किया जाए, वहां पे पेट्रोल बूथ लगाए जाए, मशीन्स का यूज कैसे किया जाए, लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में कैसे ज्ञान हो, चीजों को साफ कैसे किया जाता है, कितने कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को डिलीवर कर जाते हैं। आप देखोगे आजकल रूरल एरिया में आप एंटर करते हैं, रूरल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो स्ट्रीट में इलेक्ट्रिसिटी लगाई जाए, प्रॉपर स्ट्रीट बनाई जाए। वहां पे घरों की नंबरिंग नहीं होती, वहां पे प्रॉपर वहां की नंबरिंग की जाए। वहां पे लोगों की शॉप्स होती है तो प्रॉपरली शॉप्स हो जहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल हो, प्रॉपर शहर से रूरल एरिया की लिंकेज की जाए जहाँ से सामान प्रॉपर आ जा सके, वहां पे टेक्नोलॉजी हो, वहां पे नेटवर्क पूरी तरह आते हो, वहां पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। रूरल एरिया का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, गाँव का पूरी तरह विकसित करना, विकास करना भी CSR। वहां पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, स्कूल्स का डेवलपमेंट किया जाए, इस तरीके का काम भी करना CSR एक्टिविटीज की तरफ आता है। तो रूरल डेवलपमेंट भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी यहाँ पे CSR एक्टिविटीज की तरफ आता है। और इम्पोर्टेंट देखते हैं हमारे नेशनल हेरिटेज जो होते हैं, नेशनल हेरिटेज आप देखेंगे जो हमारे राष्ट्र की धरोहर जिसे कहा जाता है, जैसे आप ले लें सांची का स्तूप ले लें, आप इंडिया गेट ले लें, आप लाल किला ले लें, इस तरीके के जो हमारे, जिसको हम टूरिज्म में भी लेते हैं, तो जो नेशनल हेरिटेज इनको प्रोटेक्ट करना, इनको क्लीन करना या इनका और अच्छे से डेवलपमेंट करना। देखिए यदि नेशनल हेरिटेज में वहाँ फैसिलिटीज होंगी तो लोग आएंगे, पैसे खर्च करेंगे, गवर्नमेंट के पास पैसे जाएगा और उस चीज की प्रॉपरली केयर हो पाएगी। हम यहाँ वहाँ पैसे स्पेंड करते हैं,
इससे अच्छा आपको यहाँ पैसे लगाना है जिससे कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट हो और हमारे जो देश के लोग हैं उन्हें भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता का थोड़ा सा ज्ञान हो, चीजों के बारे में पता पड़े, इंडियन कल्चर के बारे में पता पड़े। कल्चर के बारे में ज्ञान देना भी यहाँ पे हम इसके अंदर ही कवर करते हैं। इस तरीके की चीजें करना CSR एक्टिविटीज के अंदर हमने कवर करके रखा हुआ है। या आप उसको ऐसा ले लें, किसी स्लम एरिया का डेवलपमेंट करना। अब स्लम एरिया वो होते हैं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करे, इनका डेवलपमेंट करना भी CSR एक्टिविटीज की तरफ माना गया है। स्लम एरिया का किसी भी तरीके से डेवलपमेंट करना CSR एक्टिविटीज की तरफ माना गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट का काम करना, डिजास्टर मैनेजमेंट का काम करना, या डिजास्टर मैनेजमेंट से, डिजास्टर से जो लोग अफेक्टेड हुए उन्हें रिलीफ प्रोवाइड करना। यदि कहीं भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, सुनामी आ जाती है, इस तरीके का जहां पे लोगों का काफी नुकसान हो जाता है, उनकी सहायता करना, काफी अमाउंट स्पेंड करके वहां पे उन्हें उस जगह से बाहर निकालना, उनकी मदद करना। इस तरीके का भी लोग यदि खर्च करते हैं अमाउंट तो उससे CSR एक्टिविटीज कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं उड़ीसा में ये सब इस तरीके की डिजास्टर चीजें हो चुकी है, वहां पे काफी कॉर्पोरेट्स ने अमाउंट अपना खर्च किया था। तो ये जो सारी चीजें शेड्यूल 7 के अंदर कवर अप होती हैं। यदि कोई भी अमाउंट इन एक्टिविटीज से लिंकअप में खर्च नहीं होता तो CSR एक्टिविटीज नहीं माना जाता। सारा अमाउंट इंडिया में ही खर्च होना है। हमेशा जब भी कंपनी ये CSR एक्टिविटीज करेगी तो वो प्रेफरेंस दे सकती है अपने लोकल एरियाज को। आपको हमेशा पैसे खर्च करना है उन एरियाज में जिन एरियाज में आप ऑपरेट करते हैं, लोकल एरियाज में आपको पैसे खर्च करना है एंड मोस्ट प्रायोरिटी इंडिया में खर्च करना है। इससे ज्यादा चीजें कंपनी का लोकल एरिया, जैसे कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस बैंगलोर है बट उसकी फैक्ट्रीज कहाँ पे फैक्ट्रीज है, किसी गांव में। फॉर एग्जांपल वो फैक्ट्री मंडी में, वो फैक्ट्री पीतमपुर में है, वो फैक्ट्री मैसूर में है, बैंगलोर से पास है बट एक अलग ही काफी डेवलप जगह है वो। इस तरीके से उनकी फैक्ट्रीज बनी है, इंडस्ट्रियल प्लांट्स बने हुए वहां पे लोकल एरियाज में। मेनली आपको देखो, शहर का डेवलपमेंट तो हर शहर में, शहर का डेवलपमेंट इजीली हो जाता है, लेकिन उसके जो कनेक्टेड एरियाज होते हैं उनका डेवलपमेंट होना CSR एक्टिविटीज के अंदर आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना, टेलीकम्युनिकेशन को डेवलपमेंट करना, इस तरीके की एक्टिविटीज करना CSR एक्टिविटीज है ना। हॉस्पिटल सेटअप्स करा देना का, फ्री मेडिकल होता है, फ्री चेकअप्स होता है, ये CSR की एक्टिविटीज की तरफ आता है। आप देखोगे मल्टीपल ऐसा लिखा जाता है। आप देखेंगे रेलवे स्टेशन पे क्या होता है, रेलवे स्टेशन पे गाड़ी चलती है, आपने देखा होगा उसके ऊपर यूनियन बैंक लिखा रहता है, वो CSR एक्टिविटीज का, वो गाड़ियां प्रोवाइड कर देना, वो CSR एक्टिविटी। उसको आप जो पैसे देते हैं वो बहुत नॉमिनल अमाउंट होता है और वो नॉमिनल अमाउंट में उसकी ही मेहनत होती है, वो दिन भर जो काम करता रहता है, लेकिन वो व्हीकल प्रोवाइड कर देना CSR एक्टिविटीज का पार्ट माना जाता है। ये मल्टीपल एक्टिविटीज है जो CSR एक्टिविटीज के अंदर कवर अप होती है। हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिसीजन लेते हैं CSR एक्सपेंडिचर के बारे में, CSR के बारे में। हमने देखा है कि आपके ऊपर एक बार CSR एप्लीकेबल हुआ तो 3 सालों तक आपको अमाउंट खर्च करना है। जितना भी अमाउंट जैसे भी खर्च होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी लिमिट, जो आपका जो क्राइटेरिया था वो आपने 90-20 में मीट किया, 90-20 में आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी आई तो आप 2021 में CSR की तरफ पैसा खर्च करेंगे। तो आप वो अमाउंट खर्च कर रहे हैं तो आपको हर 3 साल में अलग अलग अमाउंट खर्च करना है। क्योंकि आप जब देखोगे सबसे पहले आपको जो अमाउंट खर्च करना है वो 90-20 का 2021 में करना है, तो 2021 में 3 साल का एवरेज, फिर 21 से 22 में करना है, फिर 3 साल का एवरेज। हर साल आपको अमाउंट खर्च करना है और हर साल पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट लेते हैं। यदि कोई अमाउंट अनयूटिलाइज हो जाता है रिस्पेक्टिव ईयर में तो वो अमाउंट आपको एक स्पेशल अकाउंट में, एक स्पेशल अकाउंट ओपन करवाना है। जैसे आपने देखा था, हमने डिविडेंड के केस में देखा था कि एक अलग से अकाउंट होता है, ऐसे यहाँ पे वहां अनपेड डिविडेंड अकाउंट होता है, यहाँ पे होता है अनस्पेंड CSR अकाउंट, जो अमाउंट स्पेंड नहीं हो पाता और फिर उस अमाउंट को आपको 3 साल मिलेंगे खर्च करने के लिए। अब आप देखें 3 सालों तक CSR एक्टिविटीज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल CSR एप्लीकेबल हुआ कब, 90-20 में, तो सबसे पहले अमाउंट कब खर्च करूंगा, 2021 में, कब, पिछले 3 सालों का। तो ये अमाउंट इसी साल में खर्च करना है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर खर्च करना है, कब, पिछले 3 सालों का उसी साल में। यदि किसी रिस्पेक्टिव ईयर में वो अमाउंट स्पेंड नहीं हो पाता तो वो अनस्पेंड होता है, तो अनस्पेंड अमाउंट को आपको अनस्पेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना है और वो आपको 3 सालों में
क्या करना है, 3 सालों में खर्च करना है, क्योंकि वो क्या होगा, आपका रिलेटेड होगा किसी प्रोजेक्ट, क्या कोई पेंडिंग ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड। यदि आपने डिसाइड किया कि आप वाटर को कंजर्व करने के लिए बहुत बड़ा डैम बना रहे हैं, तो वहां हो सकता है 3-4 साल लग जाए, या 2-3 साल लग जाए, या 3 साल लग जाए। किसी भी आप बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं तो देखिए लॉ में तो 3 साल दिया है, लेकिन उससे ज्यादा लगते तो आपको स्पेशल परमिशन लेना पड़ती है। तो 3 सालों तक वो अमाउंट आपको स्पेंड करना ही है, लेकिन 3 साल भी खत्म हो गया फिर भी वो अमाउंट अनस्पेंड हो गया, अनस्पेंड बचा रहा। अच्छा, यदि कोई ऑनगोइंग एक्टिविटी है तब तो हम मानते हैं कि चलो वो अमाउंट बच गया, तो अब वो एक्टिविटीज अभी बाकी है, धीरे धीरे खर्च होगा, एकदम से नहीं होगा। लेकिन कोई ऑनगोइंग एक्टिविटीज नहीं है, कोई प्रोजेक्ट पेंडिंग ही नहीं है, वैसे ही आपने खर्च नहीं किया, दैट मीन यू फेल टू स्पेंड द अमाउंट। दो बात होती है, या फिर आपको खर्च करना है, इस रीजन से ये अमाउंट पेंडिंग है। दूसरा कि खर्च आप कर ही नहीं पाए, यदि खर्च नहीं कर पाए तो 6 मंथ के अंदर आपको वो अमाउंट किसी ऐसे गवर्नमेंट के फंड में डालना है, जो प्रोविजन अभी फंड अभी नोटिफाई होना बाकी है, तो वहां पे अमाउंट सेटअप करना है। और यदि कोई ऑनगोइंग एक्टिविटी से रिलेटेड अमाउंट है जो स्पेंड नहीं हो पाया, तो 30 डेज के अंदर फाइनेंशियल खत्म होने के आप अनस्पेंड अकाउंट में डालें, और वो 3 साल के अंदर जो एक्टिविटीज ऑनगोइंग है, तो जो ऑनगोइंग चलती रहेगी उसे 3 साल के अंदर आपको अमाउंट यूटिलाइज कर देना है। काफी अभी मल्टीपल प्रोविजन आए हैं जो धीरे धीरे इसके ऊपर एप्लीकेबल हुए हैं। अब इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे, इसे आप पूरी तरह अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।